Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to study the second chapter, that is the new kings and kingdoms, and I am having the book with me, our past class 7. Okay, सो इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम जो देखो चैप्टर के टाइटल से क्लियर है कि नए राजाओं के बारे में और उनके किंगडम मतलब उनके साम्राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था इसी जो हिस्ट्री की जो फर्स्ट चैप्टर की कि हम इसमें हज़ारों सालों का मतलब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। जो 7th सेंचुरी के जितने भी किंग्स हैं उनके बारे में किस तरीके से वो जो नई नई डायनेस्टीज हैं, वंश कैसे आए हैं, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके से लड़ाइयाँ हुई, चोल वंश के बारे में उसका एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें क्या है कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है, मुश्किल लगने लग जाती है अगर ना समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि लेसन ही इतना बड़ा है, तो नेचुरल सी बात है कि टाइम तो लगेगा ही, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। ठीक है, 7th सेंचुरी की बात हो रही है। 7th सेंचुरी के बाद बहुत सारे वंश आए। मैप वन शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th and 12th सेंचुरी। ठीक है, 7th और 12th सेंचुरीज के बीच की जो वंश है, मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ। तो वो जो वंश है ये दिखा रखे हैं। ठीक है, अब आपको ये आपकी बुक में भी ऐसी होगा, ये पिंक आपको 3 पार्ट्स दिख रहे होंगे ना। तो 3 पार्ट्स में जो डायनेस्टी है वो उसको डिवाइड किया हुआ। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो वंश है मतलब कि ये जो डायनेस्टी है वो कौन सी है, राष्ट्रकूट्स की है। ठीक है, ये सारा का सारा पार्ट है वो राष्ट्रकूट का हो गया। ठीक है, और जो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया है ये सारा का सारा इसमें क्या है, हमारे गुर्जर प्रतिहार आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारे पलाज आ जाते हैं। ठीक है, पलाज। तो ये जो वंश है मतलब कि जैसे वंश क्या है कि स्टार्टिंग जैसे 7th सेंचुरी में इनसे हुई है, फिर धीरे धीरे इनके आज जैसे नेम चेंजेस होते गए, लेकिन स्टार्टिंग में ये 3 ही वंश बहुत बड़े थे। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज कि नए वंश कैसे इमर्ज हुए, कैसे स्टार्ट हुए, हम ये पढ़ेंगे कि 7th सेंचुरी में क्या होता था कि देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स, बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे, और वारियस चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े हर एरिया के क्या होते थे, योद्धा होते थे। चीफ का मतलब क्या होता है, योद्धा होते थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंत। आपने ये वर्ड ना 6th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा हो अगर आपको याद है, कि जैसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, तो बहुत बड़े साम्राज्य में तो क्या है कि एक किंग तो सारी एरिया को नहीं संभाल सकता, तो वो क्या है छोटे छोटे से मतलब कि एरियाज को डिवाइड करके उसमें एक पर्सन को अपॉइंट कर देता है। ठीक है, उसको आप सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। तो अब उसको हम क्या बोलते हैं, सामंत बोलते हैं, जो किंग अपॉइंट कर लेता है पर्सन को जिस एरिया में भी तुम्हें इस एरिया को ध्यान रखना है। ठीक है, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। अब क्या होता था कि अगर जैसे उनको अब देखो समांत या जो सबऑर्डिनेट बना दिया, तो उनको ये लगता था कि हमें रिटर्न में भी क्या है कि कुछ गिफ्ट मिलेगा ना किंग से, है ना। किंग के लिए वो गिफ्ट वगैरह लेकर आते थे। ठीक है, प्रेजेंट भी देते थे कोर्ट में, और उनको मतलब कि मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता था। एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, लेकिन जैसे अब जिस एरिया का मान लो हमें कोई भी पावर आ जाती है, जैसे पावर आ जाती है तो क्या हो जाता है, तो मतलब कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना। तो सामंत को जैसे मतलब पावर या वेल्थ मिल जाती थी, है ना। तो दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंत। ठीक है, तो अपने एरिया को जब उनको वो एरिया मिल जाता था ना, तो इस एरिया से पावर और वेल्थ मिलने से वो क्या कर देते थे, अपने आप को ये शो करने लग जाते थे इस एरिया में कि हम लोग महासामंत है। ठीक है, सामंत तो एक सबऑर्डिनेट होगा, उससे भी बड़े लेवल के बन गए, महावर्ड अपने आप जोड़ लेते थे। ठीक है, महामंडलेश्वर, ठीक है, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रीजन, कि उस एरिया के वो बहुत ज्यादा लॉर्ड है। एंड सो समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। ठीक है, और कई बार वो क्या करते थे, जैसे जो भी एरिया उनको देते थे तो वो लड़ाई करके उनके साथ किंग के साथ वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे, मतलब कि अपना ही एरिया बना लेते थे। अभी तो क्या था कि किंग ने उनको वो एरिया दे दिया उनको संभालने, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या करते थे, वो लड़ाई करने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे।
ठीक है। तो वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन द डेक्कन, ठीक है, जो हमने ये देखा ना मैप में कि साउथ में जो राष्ट्रकूट है ना, डेक्कन एरिया बोलते हैं इसको। तो जो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी उसका एग्जाम्पल दिया हो कि किस तरीके से बड़ा जो राज्य है उसके छोटे छोटे जो मतलब कि एरियाज में सामंत बन गए हैं, तो वो क्या करते थे, अपने जब उनको पावर वेल्थ मिल जाती थी तो वो अपना ही एरिया बना लेते थे, ठीक है, छोटी छोटी डायनेस्टीज बन जाती थी। तो क्या होता था, एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ यहाँ पे, जैसे राष्ट्रकूट है जो डेक्कन एरिया में, तो इनिशियली देवर सबॉर्डिनेट ऑफ द चोलाक्यास ऑफ कर्नाटक, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो क्या है, जो चोलाक्या वंश था, ठीक है। तो जो राष्ट्रकूट तो बाद में आया, तो जो डेक्कन, तो स्टार्टिंग में वो क्या था, किसका पार्ट था, वो चोलाक्या वंश का था, ठीक है। कहाँ पे है, कर्नाटक में ही है, क्लियर। फिर इन द मिड 18th सेंचुरी में, लेकिन 18th सेंचुरी में क्या होता है, जो दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग एक राष्ट्रकूटा चीफ, ठीक है, जो राष्ट्रकूटा मतलब कि जो का जो हेड होता है एक दंती दुर्ग, जैसे सामंत बना लेते ना, तो दंती दुर्ग ऐसे ही है, सामंती टाइप में है एक। तो ओवर थ्रू हिज चोलक्या ओवरलोड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरनाय गार्भा, लिटरली ए गोल्डन वॉ, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जैसे जो पहले जो मिड 18th सेंचुरी में क्या होता है कि जो राष्ट्रकूट का जो चीफ होता है ना, दंती दुर्गा होता है, तो वो चोलाक्या वंश को वो कर लेता है, ओवरलोड कर लेता है, मतलब कि उस पर जीत पाके अपना एक वंश बना लेता है, राष्ट्रकूट बना लेता है। स्टार्टिंग में तो वो चोलाक्या वंश होता है, ठीक है। चोलाक्या वंश में वो क्या होता है कि राष्ट्रकूट वंश आ गया। कैसे आया, उसमें जो राजा था ना दंती दुर्ग, पहले तो वो सामंत बना, सामंत बनने के बाद उसने क्या किया कि वो उस पर विजय पाके जीत करके उसको मतलब कि अपनी खुद की एक डायनेस्टी बना ले, ठीक है। और उसके बाद एक रिचुअल क्या होता है, जैसे कोई परंपरा, जैसे हम कहते हैं ना हवन वगैरह करा लेते हैं, तो इस तरीके से उसने अपनी एक रिचुअल, एक परंपरा करी, उसका नाम क्या था, हिरण्य गरबा, ठीक है, इसका मतलब गोल्डन वो, ठीक है। तो उसमें उस रिचुअल में क्या होता है, एक परंपरा के दौरान वो ब्राह्मण की हेल्प लेते हैं और उसके थ्रू क्या होते हैं कि मतलब कि इस तरीके से पूजा होती है कि जैसे अब वो क्षत्रिय नहीं था, ठीक है, पूजा कराने के बाद वो क्या है, क्षत्रिय ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो बर्थ से क्षत्रिय नहीं, लेकिन पूजा कराने के बाद वो रिचुअल एक ऐसा होता था कि उस रिचुअल के बाद वो क्या है कि क्षत्रिय बन जाएंगे। तो इस तरीके से वो मतलब एक उसने अपनी एक डायनेस्टी बना ली, राष्ट्रकूट डायनेस्टी बना ली, ठीक है। समझ में आया। एक बार आपको मैं फिर से रिपीट करा दूं कि चोलक्या वंश था। चोलक्या वंश में क्या हुआ कि उस चोलक्या वंश के राजा ने अलग अलग एरियाज में अपने सबॉर्डिनेट बिठा दिए, ठीक है। तो उसमें से एक मतलब कि जो सामंत था, जो दंती दुर्ग था, उसने क्या करा कि वो उसने मतलब कि चोलक्या वंश पे जीत पाके अपना ही एक राष्ट्रकूट, अपना एक वंश बना लिया, अलग से वंश बना लिया। और फिर उसके बाद वो क्षत्रिय नहीं था वर्ष से, तो उसने क्या किया, एक परंपरा ऐसे बनाई और उस परंपरा से वो मतलब बाय बर्थ तो नहीं था, लेकिन परंपरा करने के बाद वो क्षत्रिय बन जाता है, ठीक है। और इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम। और क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता था कि जो मतलब कि जो मैंस कुछ ऐसे होते हैं, वो अपनी मिलिट्री स्किल की वजह से अपने राज्य को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो कदम्बा है, मौर्य शर्मन एंड द गुर्जरारा प्रतिथारा हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि अपने ये नहीं कि ब्राह्मण के उस पे ही दम पे ही किया जाए, मतलब कि उन्होंने मतलब कि अपनी पावर के बेस पे, ठीक है, आर्म्स के बेस पे, जो ये जो हमारे जो एग्जाम्पल है इसमें जो कदम्बा मौर्य शर्मन है, ठीक है, और ये गुर्जारा परितहारा हरिचंद्र है, ठीक है, ये ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने प्रोफेशन को छोड़ के आर्म्स पे वो कर लिया। तो जिसकी वजह से उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिवली क्या है कि जो कदम्बा मौर्य शर्मन है, उसने तो अपनी जो किंगडम है वो कर्नाटका में बना ली, और जो ये हमारे गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र है, ये किसने कहाँ बना ली, राजस्थान में, ठीक है। जो गुर्जारा या गुर्जर आप इसको बोल सकते हो, ये देखो यहाँ पे है ना, ये गुर्जर प्रतिहारा, ये तो इन्होंने कहाँ है, राजस्थान में बना लिया। और जो कदम्बा और मौर्य थे कर्नाटक में आ गए हैं, इसमें ये कर्नाटक वाला जो एरिया ना, इसमें बना लिया, ठीक है। तो इसके बाद मतलब ये क्या है कि ये ना कि ब्राह्मण के मतलब कि अगर वही ब्राह्मण ही होना जरूरी है, आर्म्स के बेस पे भी किस तरीके से बनाए, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। थोड़े से नेम डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम उन डिफ़िकल्ट नेम को बार बार अगर रिपीट करेंगे तो वो ईजिली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। शुरू में पहली बार जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो अब हमें इस मतलब कि पॉइंट में क्या क्लियर हुआ कि किस तरीके से जो डायनेस्टी है, किस तरीके से नए वंश बने, ठीक है। शुरू में वंश तो देखो आपको 3 ही दिखाई देंगे ना, बहुत बड़े बड़े डायनेस्टी, लेकिन
लेकिन आपस में एक दूसरे को जीत करके इन्होंने बहुत सारे वंश बन गए थे आगे। फिर क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है किंगडम में, तो मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा, अधिराजा, ठीक है। जैसे नए किंग अपने क्या कर लेते थे, नए किंग अपने अपने टाइटल खुद ही दे देते थे, महाराजा अधिराजा का दे देते थे, ठीक है। त्रिभुवनाथ चक्रवर्ती का, जैसे भाई पूरे वर्ल्ड का ही वही तीनों लोगों का राजा है, ठीक है। सो इस तरीके से हावर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम, ठीक है। और इसके अलावा भी क्या होता था कि दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंत एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स। अब देखो, अब मान लो कि कोई राजा है, उसको वो तो अकेली पावर तो खुद रख नहीं सकता, तो उसको पावर को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सामंत को पावर दे रहा है तो उसके साथ उसको पावर पीजेंट को भी देनी पड़ेगी, जो ट्रेडर्स है वहाँ पे, जो ब्राह्मण्स है उनको भी पावर देनी ही पड़ेगी, तभी वो राज्य को अच्छे से रूल कर पाएगा। तो इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स, हर स्टेट्स में क्या होता था, जो भी रिसोर्सेज मिलते थे, देखो अब मान लो किसी कोई कंट्री का कोई राजा बन जाता है, किसी एरिया का मान लो राजा बन गया है ना, तो वो राजा बने के बाद उसको बस कहीं से पैसे तो आएंगे ना, तो उसको जरूरत भी है कि अपनी किंगडम को चलाने के लिए, तो उसको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, मतलब कि जो प्रोड्यूस करते हैं, जो मतलब कि काम करते हैं उनसे, जैसे पीजेंट है जो व्यापार करेंगे, फसलें उगाएंगे तो जो उनको पैसे मिलेंगे, तो वो पैसे राजा को देने पड़ते थे। जो कैटल कीपर्स होते हैं, जो पशु रखते हैं, आर्टिशियंस जो मतलब कि कलाकार होते हैं, जो हु वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, मतलब कि जो भी पार्ट वो काम कर रहे हैं ना, जो भी कमा रहे हैं, उसको कुछ पार्ट क्या है उनको राजा को देना होता था। समटाइम दीज वर क्लेम्ड एज ए रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड। मान लो किसी कोई लैंड भी दे दी राजा ने कि तुम्हें इस लैंड को संभालना है, सामंत को, है ना, तो उस लैंड का रेंट भी देना पड़ता था उसको, किंग को। तो जो रिवेन्यू होते, जो इनकम है वो कहाँ से आएगी, ट्रेडर्स के पास से वो इस तरीके से वो रिवेन्यू को, पैसे को कलेक्ट कर लेते थे जो किंग होते थे, ठीक है। फिर 400 टैक्सेस, 400 टैक्सेस का क्या है कि जो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो भी आप जैसे पत्थर वगैरह पे जो भी हैंड रिटन चीज़ें होती है उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो चोलाज जो वंश था, हिंदी में चोल है, इंग्लिश में चोलाज वंश है, ठीक है। चोलाज वंश में जो इंस्क्रिप्शन होते थे, तो हमें पता लगा तमिलनाडु में रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, कि तमिलनाडु में जो चोलाज वंश था उसमें वो 400 प्रकार के जो मतलब कि टैक्सेस लगाए जाते थे। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टैक्स था वो क्या था, वैटी था, ठीक है। टेकन नोट इन कैश, जो कैश में नहीं ले जाता था बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, ठीक है, एक लेबर की फॉर्म में लिया जाता था। और दूसरा क्या था, कदमाए ये लैंड रिवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। और वो जो टैक्सेस थे वो किस लिए लगाए जाते थे, घरों पे भी लगाए जाते थे, कि जो घर जो जिसमें रह रहे हैं, या घर में लैडर जैसे सीढ़ी लगाते हैं ना चढ़ने के लिए, तो उस पर भी टैक्स लगा देते थे, ठीक है। सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। सेस का मतलब क्या होता है, जैसे एक फैमिली है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, फिर उसके मरने के बाद क्या आगे बच्चों को जाती है ना, तो फिर जो बच्चों को जा रही है ना वो प्रॉपर्टी, उसका भी कुछ हिस्सा किसको देना पड़ता था, किंग को देना पड़ता था। तो इस तरीके के टैक्सेस की वहाँ पे मतलब कि एक परंपरा थी, किस तरीके के टैक्सेस लगाए जाते थे, ठीक है। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट, और जो पैसे आए तो वो किंग को फाइनेंस के उसमें मतलब कि यूज हो जाते थे। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स, या फिर वो क्या करते थे, जो पैसे आते थे वो टेम्पल में या किलों में लगा देते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वार्स, मतलब कि जैसे लड़ाई युद्ध करते हैं तो उसमें भी पैसों की जरूरत होती है, विच जिससे एक्सपेक्ट करते थे कि इन टर्म एक्सपेक्टेड टू लीड टू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर, एक्सेस टू लैंड एज वेल एज द ट्रेड रूट्स। और जो पैसे उनके पास आएंगे तो उससे क्या है कि वो लैंड को बढ़ा पाएंगे और अपना व्यापार कर पाएंगे। द फंक्शनरी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। अब देखो पैसे कलेक्ट करने, अब राजा खुद तो घर घर नहीं जाएगा ना, तो वो क्या करते थे, जो भी उसके जो मतलब की फैमिली जो नियर होती थी, इन्फ्लुएंशियल फैमिली होती थी, मतलब जिससे ज़्यादा वो अटैच में रहते थे, तो उसको रिक्रूट कर देते थे, मतलब उसको अपॉइंट कर देते कि तुम्हें यहाँ से कलेक्ट करने हैं। वैसे पोजीशंस वर ओवन हेरिडिटरी का मतलब क्या कि अगर मान लो आपके फादर जॉब कर रहे तो आगे आपको जॉब मिलेगी, फिर आगे आपके बेटे को जॉब मिलेगी, तो वो हेरिडिटरी होता था। वो पोजीशन ऐसे जो भी इन्फ्लुएंशियल फैमिली होती थी ना, उसमें वो जॉब हेरिडिटरी होती थी। तो दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, तो आर्मी में भी ऐसा ही होता था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हैड दिस पोजीशन, और मतलब कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता था, जो भी किंग का जो क्लोज रिलेटिव होता था उसको ही वो जॉब मिलती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या चीज़ें पता लगी कि जो मतलब कि जो किंग होता है वो क्या है, सामंत को अपॉइंट कर लेता है, और जो किंग के पास जो रेवेन्यू आती है वो किसके थ्रू आती है, वो टैक्सेस के थ्रू आती है, ठीक है। हमने ये सब इसमें रिपीट किया। और जो सामंत होते हैं वो अपने अपने पोजीशन को खुद ही अपना नेम दे देते हैं, ठीक है, महाराजा, अधिराजा और त्रिभुवना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया क्लियर। फिर उसके बाद है प्रशिष्टि और लैंड ग्रांट्स, ठीक है।
ठीक है। प्रशस्ति का मतलब हमने ये भी 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है कि मतलब कि प्रशस्ति का मतलब कहते हैं जैसे मेटल के वर्ड पे कुछ लिखा होता है उसको प्रशस्ति बोलते हैं। राजा की प्रशंसा के लिए जो भी लिखा होता है किसी मेटल पीस पे उसको क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं, ठीक है। तो प्रशस्ति क्या है, अब जरूरी तो नहीं अब राजा के लिए लिखा गया, राजा के टाइम ही लिखा गया, राजा फोर्स करके भी तो उस चीज़ को लिखवा सकते हैं कि मेरे बारे में लिखो, तो वो ट्रू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स, लेकिन उसको पढ़ने के बाद हमें ये जरूर पता चल जाता है कि राजा अपने आप को कैसे दिखाना चाहता था, कि कैसे वो वेलिएंट है, कैसे वो वीर है, कैसे उसने जीता है, योद्धा बना है ना। दे वर कंपोज बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स, और मतलब कि ये प्रशस्ति लिखते कौन थे, ये ब्राह्मण्स लिखते थे, हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो मतलब कि जो प्रशासन को चलाने में हेल्प करते थे, ठीक है। फिर अब जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट ऑफ ए नागभट्ट, ठीक है। नागभट्ट मतलब कि क्या है कि एक मतलब कि किंग का नेम है नागभट्ट, ठीक है। उसके अचीवमेंट के बारे में बताएगा चोल वंश के, ठीक है। तो मैनी रूलर्स डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ प्रशस्ति, ठीक है। आपको मतलब कि प्रशस्ति में अभी ये तो नहीं कि एक रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स के बारे में बताएगा। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर जब प्रशस्ति मैंने बोला ना 6th क्लास में पढ़ी थी, गुप्ता पीरियड समुद्रगुप्ता पीरियड पढ़े थे जो उसके उसमें लिखा गया था। तो एक प्रशस्ति में संस्कृत में क्या लिखा गया है, ग्वालियर में मिली और जो मध्य प्रदेश में है ग्वालियर, और डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागाभट्ट, ठीक है, कि किस तरीके से जो नागाभट्ट के मतलब कि जो राजा है, जो प्रतिहारा किंग है, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है कि किंग ऑफ आंध्रा है ना, सिंध धवना सिंध, विंध्यभा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो मतलब कि पूरा का पूरा मतलब उसका वर्णन किया गया कि किस तरीके से उसने उसका एरिया कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है इसमें। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड, अब देखो किंग ने उसकी तारीफ में कुछ लिखा है ना, तो कुछ तारीफ में लिखा है, तो अब ये तो नहीं कि फ्री में लिखा, तो उसको क्या है कि कुछ लैंड दी जाती थी, ग्रांट ऑफ लैंड, ठीक है, मतलब कि उसको लैंड दी जाती थी बदले में कि तुमने मेरे बारे में इतना कुछ लिखा है। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, अब ये सारा जो रिकॉर्ड है राजा के बारे में है, तो जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया कॉपर की प्लेट्स हो गई है, या फिर मतलब कि और कॉपर की प्लेट्स पे लिखा जाता था ज़्यादातर, और जो फिर उनको विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड, और फिर उसके बाद जो भी उनके बारे में लिख रहा है उसको क्या दी जाती थी, लैंड दी जाती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, और लैंड के साथ क्या दिया जाता था। दिस इज अ पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ द लैंड ग्रांट गिवन बाय चोल्स, ठीक है। ये एक मतलब कि पार्ट है, ठीक है, तमिल सेक्शन का लैंड दी गई थी जिसे चोल्स के द्वारा। तो वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्थन एम्बार्कमेंट एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेज एंड दिस इज मतलब कि किस तरीके से वो क्या करते थे कि जब लैंड दी जाती थी तो वो सब लिखा जाता था, पूरा रिकॉर्ड लिखा जाता था भी इस तरीके से दिया जा रहा है उनको, ठीक है। तो जस्ट इतना ही है। अनयूजुअल क्या होता है, फॉर द 12th सेंचुरी वॉज ए लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स हु रूल्ड ओवर द कश्मीर। अब ये क्या बता रहा है कि जो 12th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो संस्कृत में एक पोएम लिखी गई, उस संस्कृत की पोएम में उस राजा के बारे में, जो कश्मीर का जो राजा था उसके बारे में लिखा गया था। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम कल्हाना, ठीक है, और वो जो पोएम है वो किस ऑथर ने लिखी, कल्हाना ने लिखी, ठीक है। ही यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, उसने बहुत सारे सोर्सेज यूज करे जिसमें इंस्क्रिप्शंस भी थे, डॉक्यूमेंट्स भी थे, आई विटनेस अकाउंट्स भी थे, अर्लियर हिस्ट्रीज भी थी, और उसके बारे में लिखा। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स। अब प्रशस्ति में तो कहते हैं जो राजा के बारे में राजा ने बोल दिया उसने वही लिख दिया, लेकिन जो ये हमारा जो कल्हाना था उसने कश्मीर के राजा के बारे में ऑब्जर्व करके, मतलब कि जो पहले जो हैंडरिटन चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, खुद देखा, खुद ऑब्जर्व किया, फिर उसके अकॉर्डिंग उसने उस पॉलिसीज के बारे में लिखा है, ठीक है। फिर क्या है हमारा वारफेयर फॉर द वेल्थ, ठीक है। अब वारफेयर फॉर द वेल्थ में क्या है कि जो जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने वेल्थ के लिए किस तरीके से लड़ाइयाँ की, वो सब हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। आपने अभी ये नोटिस भी किया होगा कि जो भी राजा होते हैं वो किसी एक एरिया में बेस्ड होते हैं ना, उसी टाइम में क्या होता है, दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरिया। मान लो अब देखो जो हमने पिक्चर में पढ़ा है ना, कि मान लो अब ये राष्ट्रकूट ये है, अब ये इतना ही नहीं रहेगा, ये सोचेगा कि मुझे एक्सपैंड करना अपना एरिया, ठीक है, और वो कोशिश भी करेगा। अब वो किस तरीके से वो अपने एरिया को एक्सपैंड करते हैं, ये हो गया। फिर वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा वैली, ठीक है। तो एक जो मतलब कि मेन जो एरिया था इसमें, जो इसी मैप में ये जो कनौज एरिया है ना, ये कनौज एरिया, तो ये कनौज एरिया क्या होता है, देखो आप अगर आप इसको देखोगे ना तो ये यहाँ पे पड़ रहा है, यूपी में पड़ रहा है। तो ये कनौज एरिया क्या फर्टाइल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, और कनौज एरिया के मतलब जो गंगा वैलीज में पड़ता है यूपी में, तो
इसके ऊपर मतलब कि ज़्यादा वो रहता था कि भाई हमें एरिया खुद लेना है, तो उसे जो राष्ट्रकूट है, अब देखो साउथ में है ना, कनौज क्या है नॉर्थ में, तो राष्ट्रकूट क्या चाहेंगे कि भाई हम साउथ में तो हम नॉर्थ में भी एक्सपेंड करें अपने आप को, है ना। तो रूलर्स बिलोंगिंग टू, फिर क्या है आगे 4 सेंचुरीज, काफ़ी सेंचुरी तक क्या हुआ, जो रूलर्स थे जो बिलोंग करते थे, जो हमने अभी इसमें पिक्चर में देखा था, जो गुर्जर प्रतिहारा है, राष्ट्रकूट है, पल्ला डायनेस्टी है, फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कनौज, ठीक है। तीनों के तीनों मतलब कि जो तीनों डायनेस्टी हमने पिक्चर में देखी है ना स्टार्टिंग जो फर्स्ट में, तो तीनों के तीनों क्या कनौज डायनेस्टी को मतलब कि कनौज पे कंट्रोल करना चाहते थे, बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, और इन तीनों में बहुत लंबे टाइम तक झगड़ा चला। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब करते हैं इसको त्रिपर्ती स्ट्रगल। त्रिपर्ती का मतलब क्या है, त्रिपार्टी मतलब स्ट्रगल का मतलब क्या है कि भाई तीनों एरिया जो मतलब कि जो हमारे ये जो गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है और पल्लास है, इन्हों तीनों ने स्ट्रगल किया कनौज को पाने के लिए, तो इसका नाम दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया, त्रिपर्ती स्ट्रगल दे दिया इस चीज को। एज विल सी रूलर्स आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। अब देखो जो भी कोई भी एरिया वो अपनी पावर को कैसे शो कर देते हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स को बना के, और सो व्हेन दे अटैक ऑन वन अनदर किंगडम, और अगर जैसे एक राजा है, ठीक है, दूसरे राजा पे अटैक करना है, तो अटैक करके तो उसको वो एरिया मिलेगा ना, सो दे ऑफन चोज टू टारगेट टेम्पल, तो ना टारगेट कर लेते थे कि इस टेम्पल में आक्रमण करना है, एंड विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, और जैसे टेम्पल ये नहीं था कि सिंपल होते हैं, टेम्पल में बहुत ज्यादा गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, तो वो अगर उस पर अटैक कर लिया तो वो क्या हो जाएंगे, उनके हो जाएंगे ना। यू विल रीड मोर अबाउट, ज़्यादा हमें चैप्टर 5 में पता चलेगा। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर, तो हमें एक बेस्ट रूलर का एग्जाम्पल दिया गया कि किस तरीके से मतलब वो उसने अपने किंगडम से दूसरे किंगडम पे मतलब कि अपना कब्जा किया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी जो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान आपको पता है ना, पाकिस्तान से ऊपर है हमारे इंडिया से बाहर, तो जो मोहम्मद गजनी के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, तो ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 10,030, ठीक है, उसने इतने सालों तक शासन किया, ठीक है, ऑलमोस्ट 23 साल हो जाते हैं। एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, अब देखो है अफगानिस्तान का है, और आकर मतलब कि एरिया कहाँ तक उसको अपने लेकर आना है, सेंट्रल एशिया तक लेकर आना है ना। ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, मतलब कि उसने अपने आप को एक्सटेंड कहाँ तक करना है, एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक करना है। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और हर साल क्या करता था, हर साल मतलब कि आक्रमण करने के लिए आ जाता था वो। उसका जो टारगेट क्या था कि उसका वर वेल्दी टेम्पल्स, कि जितने भी वेल्दी जो अमीर टेम्पल्स हैं उनको बनाना था कि वो मेरे हो जाए, ना लूटना मतलब, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। गुजरात में बहुत बड़ा फेमस टेम्पल है सोमनाथ, तो उसको आक्रमण करना मतलब उसको लड़ाई करना उसका टारगेट था कि उसको लूट कर लेके जाना, जब लूट कर पैसे लेके जाएगा तो अपनी कंट्री को ज़्यादा बनाएगा ना, अमीर बनाएगा। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट अ स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी एट गजनी, और जो गजनी जो सिटी है उसको मतलब कि और ज़्यादा वो शानदार बनाए, तो इस तरीके इसलिए वो वहाँ पे आक्रमण करता था सोमनाथ टेम्पल पे। सुल्तान महमूद वॉज आल्सो इंटरेस्टेड इन द, अब फिर जो सुल्तान महमूद है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इन फाइंडिंग मोर अबाउट द पीपल ही कनकर, ठीक है, तो जितनों को भी वो जीतता था उसमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता था, ये नहीं कि वो लूट के लेगा तो ले गया। एंड इंटरेस्टेड स्कॉलर नेम, और उसने एक स्कॉलर रखा अल बिरूनी, ठीक है, उसने उसके बारे में लिखा, ठीक है, दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद, ठीक है, और जो अरेबिक वर्क अरब में जो अल बिरूनी ने उसके बारे में लिखा, उस बुक का नाम क्या था, किताब उल हिंद था, ठीक है। रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन। अब हमें कैसे पता चला कि एक कोई मोहम्मद गजनी था और उसने इतने सोमनाथ टेम्पल पे किया जो गुजरात में है, तो वो जो बुक है ना जो उसने लिखी थी अरेबिक वर्क में लिखी थी, अल बिरूनी ने लिखी थी, किताब उल हिंद से पता चलता है, ठीक है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और उसने कुछ संस्कृत के जो स्कॉलर थे उसको भी कंसल्ट किया था प्रिपेयर करने में। अदर किंग्स हु इंगेज इन वारफेयर इंक्लूडेड द ये क्या है, चहमनाज, लेटर नोन एज अ चौहान्स, ठीक है, जो हम चौहान्स है, जो राजपूत हम जो पढ़ते हैं, तो पहले क्या थे, चहमांस थे, ठीक है, और बाद में उनको चौहान के नाम से जाना गया। तो हु रूल्ड ओवर द रेन अराउंड दिल्ली और अजमेर, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर में बहुत साल तक शासन किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल, अब दिल्ली और अजमेर में तो था उनका, अब वो सच चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को एक्सपेंड करें, तो वो अटेम्प्ट करते हैं एक्सपेंड कंट्रोल करना वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ईस्ट में भी, वेयर दे अपोज बाय द चोलाक्यास ऑफ गुजरात एंड गदवालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर लेकिन उनको अपोज में, अब ये तो नहीं कि आक्रमण करना चाह रहे हैं, अभी वो चाह रहे हैं एक्सपेंड कर लें, तो अगले जिनका है वो आराम से थोड़ा ना बैठेंगे, ठीक है, तो वो भी अपोज करेंगे।
तो द बेस्ट नोन जो चहमांस रूलर था वो क्या था, पृथ्वीराज, ठीक है। जो मतलब कि अगर हम उसमें चौहान की बात करें तो जो उसमें सबसे मतलब कि जो फेमस जो रूलर था वो कौन सा था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का मतलब कहाँ पे हुआ, दिल्ली और अजमेर में हुआ। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान महमूद गोरी, और जिसने मतलब उसको अफगान का जो रूलर था एक सुल्तान महमूद गोरी, उसको क्या किया, उसको डिफीट कर दिया 1191 में, बट लॉस टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन, लेकिन नेक्स्ट टाइम में देखो एक बार तो वो जीत जाता है, ठीक है, जितने बार आराम से बैठ जाता है उसको छोड़ देता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, वो अच्छे प्लानिंग से आता है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम में जो हमारा ये जो महमूद गोरी है वो जीत जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि क्लोजर लुक टू द चोलास, ठीक है, चोल वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें क्या है हमारा, भी देखो ध्यान से देखते हैं, ये चोल वंश हमारा साउथ में सारा का सारा क्या है, हमारा चोल वंश है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसमें क्या है हमारा, फ्रॉम ओरियर टू थंजवर, ठीक है। हाउ डिड द चोल्स राइज टू पावर, ठीक है, जो चोल वंश है उसको कैसे पावर मिली। अब यहाँ मैं थोड़ा सा क्लोज करके बताती हूँ। देखो ओरियर और जो ये क्या थंजवर है, जो हमारा ये क्या है, ये जो एरिया देखो बिल्कुल पास पास है ना, यहाँ से किस तरीके से इन्होंने वंश अपना बढ़ाया, पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से चोल है उन्होंने अपनी पावर्स को बढ़ाया। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्रियार, ठीक है, अजीब से नाम है क्योंकि साउथ के नेम है, ठीक है। मुट्रियार आप इसको पढ़ सकते हो, मुट्रियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, ठीक है। जो कावेरी डेल्टा यहाँ पे देखो नदी है ना, यहाँ पे है भाई आपकी कर्नाटक में ही, यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं करका, लेकिन इस तरीके से ही आपकी कावेरी, ठीक है, नदी यहीं पे है, साउथ में ही है। तो जो कावेरी डेल्टा के पास क्या होता है, जो मुट्रियार है वो वहाँ पे डायनेस्टी होती है, एक छोटी सी डायनेस्टी होती है, एंड देवर सबॉर्डिनेट टू पलवा किंग ऑफ द कांचीपुरम, ठीक है। और जो कांचीपुरम जो पार्ट है, ठीक है, उसके वो जो पलवाज जो वंश है, ठीक है, पलवाज वंश में जैसे पूरा वंश क्या होगा, पलवाज हो गया, ठीक है, पलवांश वंश में आगे जो सबॉर्डिनेट कौन से हो गए, मुट्रियार हो गए, ठीक है। जो मतलब कि जो पलवाज वंश किसके है, कांचीपुरम के हैं। तो जो विजय आल्या है, हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलांस फ्रॉम द उरियर, और जो विजाल्या है वो किससे बिलोंग करता है, वो चोल वंश का ही है, उरियर से, ठीक है। जो कैप्चर्ड कर लेते हैं डेल्टा फ्रॉम द मुट्रियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में वो क्या करता है, जो विजाल्या है वो क्या करता है, जो मुट्रियार का जो वंश होता है उसको मतलब अपने वंश में कर लेता है, ठीक है, अपना एरिया बना लेता है। और ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजवर एंड ए टेम्पल फॉर गॉडेस ऑफ द निशुम्भुसदीनी देयर, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा नेम है, निशुम्भुसदीन, ठीक है, एक टेम्पल का नेम है, वो उसको क्या कर लेता है, अपना एरिया बना लेता है, ठीक है। जैसे मतलब कि इसको उदयवर जो दे रखा है ना, उस पर मतलब कि जीत पाके ये अपना थंजवर एरिया बना लेता है, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ द विजाल्या कनकर द नेबरिंग एरिया। अब जो विजाल्या, अब ये तो नहीं है कि विजाल्या ने मुट्रियार जो है उस पर अगर विजय पा लिया तो वो आराम से बैठ जाएगा कि उसका वो एरिया होगा, तो उसको और भी मतलब कि अपनी डायनेस्टी को बढ़ाना है। तो जो नेबरिंग जो एरिया थे, किंगडम थे, वो थोड़ी साइज पावर में बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो पांड्यान पलवाज जो पास में ही होते हैं, इनके पांड्यान हैं पालस, तो उसको भी वो भी डायनेस्टी लेनी है अपनी। तो जो पांड्यास होते हैं, पलवाज होते हैं, टेरिटरी जो एरिया होते हैं साउथ या नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम, वो भी उनका बाद में पार्ट बन जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे चोल वंश में आगे जो कौन से आते हैं, जो मतलब कि आगे जैसे चलते रहता है ना, उस राजा उसके आगे बेटा, उसके आगे बेटा, तो ऐसे आगे फिर ये जो राजा वन है जो कंसीडर करते हैं चोल वंश का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावरफुल माना जाता है, और वो बिकेम किंग इन 1985 में वो किंग बन जाता है, ठीक है, और एक्सपैंड कर लेता है अपने एरिया को बहुत ज़्यादा। और ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और फिर वो दोबारा से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको दोबारा से बनाता है, ठीक है। जो राजा का सन जो बेटा होता है, मतलब कि जो राजा का सन जो बेटा होता है, राजा जो वन होता है वो कंटिन्यूड करता है पॉलिसीज को, इवन रूल्ड करता है बाय गंगा वैली, ठीक है। देखो गंगा वैली कहाँ पे, गंगा वैली जो यूपी साइड है, मतलब कि यहाँ साउथ से लेके वो अपने एरिया को यहाँ नॉर्थ तक एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। तो श्रीलंका, कंट्रीज साउथ एशिया, डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन, ठीक है। मतलब कि जैसे साउथ में है, यहाँ देखो पहले यहाँ दोनों एरिया में था, ठीक है, इस पे भी अपना कब्जा कर लिया, फिर ये नॉर्थ में भी जाना चाह रहा है और श्रीलंका पे भी अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है। तो कितने पावरफुल थे वो चोल वंश में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में बताया गया है कि जैसे जो बहुत शानदार टेम्पल्स होते थे चोल वंश में, ठीक है, साउथ में ब्रोंज के स्कल्पचर, हम स्कल्पचर का तो मूर्तियाँ होती है, जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, जो थंजेवर और ये हमारे क्या है गंगी कोंडा है चोलापुरम, ठीक है, गंगी कोंडा चोलमपुरम में, और बिल्ड बाय राजा और राजेंद्र, ठीक है। अब राजा ने तो क्या बनाया था, थंजेवर में टेम्पल बनाया था, और जो राजेंद्र है इसने गंगा
कोंडाचोलपुरम बनाया है, ठीक है। आर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स, ठीक है, बहुत ही मतलब कि फेमस टेम्पल थे। अब देखो नेम मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जब आप उनको बार बार बोलोगे तो वो ईजी हो जाएगा, और नेम की कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होती कि मैम ने बोला है कि और टीचर कोई ऐसे बोल रहा है, तो नेम के प्रोनाउंसिएशन में मतलब कि कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। तो जो चोल्स टेम्पल होते हैं ऑफन बिकेम द जो क्या न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट। न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक टेम्पल है, टेम्पल के आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उसको हम न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। विच ग्रू अराउंड देम, देखिए मान लो कोई टेम्पल बना दिया चोल वंश ने, तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो बढ़ेंगे ही है ना, क्योंकि अब देखो इतनी बड़ी इमारत बना रहे हैं, इमारत बनाने के लिए मूर्तिकार भी चाहिए, ठीक है, हर टाइप का मतलब कि पर्सन चाहिए जिसकी जरूरत होती है, तो वो आसपास ही सेटलमेंट कर लेते हैं। टेम्पल्स वर्स ऑल्सो एंडोर्ड विद द लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर्स, ठीक है। टेम्पल्स जो होते थे मतलब कि वो आसपास ही जो उसके जो रूलर होते थे उनकी खुद की लैंड होती थी, एंड द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वर इन टू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्क एट द टेम्पल, और जितने भी वो लोग होते थे उस लैंड पे रहते थे वो मेंटेन करते थे सारा जो टेम्पल में जो काम होता था। ऑफन नियर बाय जो प्रीस्ट हैं, गार्लैंड मेकर्स हैं, कुक्स हैं, स्वीपर है, मतलब कि ये बता रहे कि जो सेटलमेंट होते हैं उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे प्रीस्ट है, गार्लैंड मेकर्स होते हैं, कुक्स है, स्वीपर है, म्यूजिशियन है, डांसर है, वो सारे आसपास ही रहते थे टेम्पल के पास ही, ताकि वो इजिली उसको देख सकें। और दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जो टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल ये नहीं कि वर्शिप के लिए होता था, टेम्पल का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, लाइफ का पता चल जाता है कि वो एरिया किस टाइप का है, ठीक है। अमंगेस्ट द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स, ठीक है। टेम्पल्स के अलावा क्या होता था, मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस, ठीक है, जैसे ब्रॉन्ज पीतल की जो मूर्तियां होती थी, देखो आपको पिक्चर में देगा पीतल की जैसे मूर्तियां, वो भी बड़ी फेमस होती थी वहां पे, ठीक है। डिफरेंट चोल ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसीडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। चोल की जो ये ब्रॉन्ज की जो इमेजेस होती थी ना पूरे वर्ल्ड में ही फेमस होती थी। वाइल मोस्ट थिंग्स वर ऑफ डाइटिस का देवी देवताओं की इमेजेस होती थी, लेकिन इसके अलावा जो डिवोटीज जो ज्यादा पूजा वगैरह करते हैं ना उनकी भी बना देते थे वो साथ में। फिर बता रखा है इस पैर में कि एग्रीकल्चर कैसी है, इरिगेशन कैसी है। तो मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोल वर मेड पॉसिबल इन अ न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। चोल वंश में बहुत सारा एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई है। आप जैसे मैप में देखोगे, नोटिस करोगे, जो रिवर कावेरी है उसकी जो ब्रांचेस है, सेवरल स्मॉल चैनल बिफोर एम्प्लॉय, जैसे बे ऑफ बंगाल में, जैसे कावेरी नदी मैंने आपको बताया ना साउथ में है ना, तमिलनाडु से ऊपर है थोड़ा सा, तो बे ऑफ बंगाल में जब मिलती है तो दीज जो चैनल होते हैं ओवरफ्लो करता है फ्रीक्वेंटली, डिपोजिटिंग फर्टाइल सोल ऑन द बैंक, ठीक है। जब वो नदी मतलब कि उसमें समुद्र में बहती है तो क्या है कि जब नदी समुद्र में बहती है तो वो डेल्टा बना लेती है, तो जब डेल्टा बनाती है तो उसे जो आसपास का एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। तो जो वाटर उस चैनल से जो आता है नेसेसरी, उसमें कुछ मॉइस्चर भी होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत और मतलब कि अच्छा होता है। ऑल्दो जो एग्रीकल्चर होती है वो डेवलप्ड थी उसमें तमिलनाडु में, ठीक है। इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th-6th सेंचुरी, ये नहीं कि आज के टाइम में अच्छी एग्रीकल्चर, 5th-6th सेंचुरी, देखो आज की बात है कोई, 5th-6th सेंचुरी में भी जो डेवलपमेंट थी बहुत बड़े लेवल पे जो कल्टीवेशन हुआ करती थी, फॉरेस्ट। अब उसके लिए अब आप एक बार देखो, अगर किसी लैंड पे अगर हम खेती कर रहे हैं तो खेती करने के लिए क्या होगा, जो फॉरेस्ट अगर होंगे उसको साफ करना पड़ेगा ना, ठीक है। उस एरिया में जो फॉरेस्ट को लेवल्ड किया जाता था। फिर उसके बाद जो डेल्टा रीजन थे, एम्बार्कमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो नदियाँ होती है ना, नदियों के साइडों में थोड़ा सा मजबूती करनी पड़ती है, ताकि नहीं तो नदी से क्या होता है पानी ओवरफ्लो कर फ्लड भी आ सकता है ना। तो एम्बार्कमेंट्स बना दिए जाते थे ताकि वो फ्लडिंग एरिया ना हो, जो नदियाँ बनाई जाती थी उस एरिया तक लाने के लिए, ठीक है, ताकि खेतों तक पानी आ जाए। इन मैनी केसेस में 2 क्रॉप्स मतलब कि क्या होता है, हर साल में 2 क्रॉप्स हो जाते थे, देखो इतनी मतलब कि फर्टिलिटी अच्छी थी। तो कुछ केसेस में क्या है, जरूरी है जो वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियल करना भी, देखो अब जरूरी नहीं है कि पानी हर टाइम अवेलेबल होगा ना, बारिश हर बार नहीं होती, तो वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली भी ग्रो कैसे की जाती थी, कुछ जैसे मेथड यूज होते थे। 6th-7th सेंचुरी की बात करें, मेरे याद रखना। इरिगेशन मतलब कि सिंचाई के तरीके से होती थी, क्या होता है कुछ कुएं खोद दिए जाते थे या फिर टैंक्स बना दिए जाते थे जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो, और जो इरिगेशन थे वो एक प्लानिंग के साथ किए जाते थे, यानी कि ऐसे बना दिए, ठीक है। प्रॉपर लेबर लगाते थे, रिसोर्स मेंटेन किया जाता था, उस काम को डिसाइड करते थे कि कितना पानी कितना लगेगा, हर चीज़ को ध्यान से किया जाता था, ठीक है। कितने मतलब कि जो लोग हैं वहाँ पे गाँव में रह रहे हैं वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ध्यान से देखी जाती है, ठीक है। तो ये हमें एग्रीकल्चर इरिगेशन का हमें चोल वंश के बारे में पता लगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई शासन हमने बनाया उसको चलाएगा कौन। अब जैसे हम गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी ऐसे तो नहीं कि अपने आप चलेगी, उसको चलाने का तरीका भी होता है ना, तो यही एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि एक राज्य बना तो लिया लेकिन उसको चलाएंगे कैसे, वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे वो ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स नोन एज और, मतलब कि जितने भी व्यापारी होते हैं
उनको जब वो इकट्ठे ग्रुप होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उर बोलते हैं। और जो क्या है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोस्परस हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई करते हैं। लेकिन जब विलेजर्स का ग्रुप बन जाता है, ठीक है, लार्ज ग्रुप बन जाता है, मतलब कि देखो कुछ विलेजर बन जाए तो को इकट्ठा कर ले तो वो क्या बन जाएगा, उर बन जाएगा। लेकिन अगर गाँव का ग्रुप बना दिया जाए तो गाँव के ग्रुप को क्या बोलते हैं, मतलब 5-6 गाँव इकट्ठे कर दिए तो उनको क्या बोलेंगे, नाडू बोलेंगे, है ना। तो जो विलेज जो काउंसिल होती है, फिर उसमें जो कुछ एक विलेज काउंसिल बना लेते हैं, और नाडू जो परफॉर्म करते थे सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जिसमें डिस्पेंडिंग, जिसमें वो जस्टिस को देखते हैं कि लोगों को सही न्याय मिल रहा है, टैक्स कलेक्ट करने का काम इनका होता था। अब देखो नाडू वर्ड तमिल लैंग्वेज से तमिलनाडु ऐसे स्टेट का नाम बना, ठीक है। तो मतलब कि इसे एक एरिया में जो कुछ व्यापारी हैं तो उनको तो उरु बोला गया, और फिर कुछ गाँवों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो उसको नाडू बोला गया। और उसमें भी एक विलेज काउंसिल होती थी और एक चीफ होता था जो डिसाइड करता था जस्टिस और टैक्सेस को। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। जो अमीर जो पीजेंट होते थे, जो वेलाल कास्ट के होते थे, जैसे मेरे ब्राह्मण कास्ट है, जैसे वेलाल कास्ट होती थी, एंड एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू। और फिर जो अमीर होते थे, पीजेंट होते थे वेलाल कास्ट के, तो वो भी नाडू के ऊपर मतलब कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। और एक प्रॉपर सुपरविजन होता था चोल गवर्नमेंट का। तो जो चोल किंग होता था वो क्या करता था, गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स, उनको एक टाइटल दिया जाता था, मतलब जैसे मान लो हेड बना दिया, ठीक है, जैसे मतलब चीफ मिनिस्टर है तो उसको हेड बना देते थे, तो उसको एक नाम वो दे देते थे, ठीक है। मूवेंद्र वेलन है, ठीक है, वेलन प्रेजेंट सर्विंग 3 किंग्स हो गया, अरियर हो गया, चीफ उसको नाम दे दिया, ठीक है। जैसे हम क्लास में मॉनिटर डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन डिवाइड कर उनको नेम दे देते हैं, ऐसे वो पोजीशन जो देते थे उसका नाम मेंशन कर देते थे वो, ठीक है, उसके काम के हिसाब से, उसके मतलब कि जॉब के हिसाब से उसको वो नाम रैंक दे देते थे उसको। फिर जैसे लैंड का बता रखा है इसमें कि जो लैंड होती है, ठीक है, जैसे चोल जो इंस्क्रिप्शन में से सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड, ठीक है। चोल वंश में क्या होता था कि जैसे लैंड दी जाती है, प्रशस्ति मैंने बोला था ना कि प्रशस्ति लिखते हैं तो उनको लैंड दी जाती है। तो जो लैंड जो नॉन ब्राह्मीण होते हैं, जो ब्राह्मण को दी जाती है उसको तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मदेवा बोलते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं होते उनको लैंड दी जाती है उनको क्या बोलते हैं, वेलनबागे बोलते हैं, ठीक है। जो लैंड जो स्कूल की मेंटेनेंस के लिए दी जाती है उसको शाला भोगा बोलते हैं, पाठशाला होता है, शाला भोगा ऐसे याद कर सकते हो आप। फिर उसके बाद क्या है, जो लैंड टेम्पल्स के लिए गिफ्ट की जाती है उसको देवादाना बोला जाता था। फिर जो लैंड मतलब कि जैन इंस्टीट्यूट को दी जाती थी उसको क्या बोलते हैं, पाली चंदनम। तो ये आपका ऐसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण्स को लैंड दी तो क्या होगा, ठीक है। अगर स्कूल के लिए दी गई क्या बोलेंगे उसको, इंस्टीट्यूशन के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट बाय ब्रह्मदेवा, ठीक है। ब्राह्मण को जो लैंड दी जाती थी उसको ब्रह्मदेवा बोलते हैं। तो लार्ज नंबर के जो ब्राह्मण थे तो सेटलमेंट जो हो जाती है वो कावेरी वैलीज पे, तो और एज इन अदर पार्ट साउथ इंडिया में भी जैसे सेटलमेंट थे, ब्राह्मण ज़्यादा थे। तो ईच ब्राह्मण देवा वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द असेंबली ऑफ सभा। अब देखो ब्राह्मण को भी देखने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो ब्राह्मण की असेंबली को जज करने के लिए कौन होता था, सभा बना देते, जो प्रोमिनिएंट ब्राह्मण थे, लैंड होल्डर्स होते हैं। और जो असेंबलीज होती हैं वर्क वेरी एफिशिएंट, जब असेंबली बना दी तो वो अच्छे से काम देखेंगे भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो उनके डिसीजन थे वो रिकॉर्ड किए जाते थे डिटेल में, इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड बना लेते थे, ठीक है, या किसी टेम्पल की वॉल पे बना दिया। और जो ट्रेडर्स होते थे उनको क्या बोला जाता था, जितने भी व्यापारी होते थे उनको, उनके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, नगरम होता था, जिसमें हर मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के फंक्शंस होते हैं किस तरीके से, ठीक है। नगरों में तो नगरम होता था, ठीक है, और जो ब्राह्मण को देखने के लिए सभा होता था, और जो सिंपल जो लोग थे उनका हमारा क्या था, गाँव के लोगों का ये उर और वो बन जाएगा आपका, ठीक है, नाडू बन जाएगा। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपको याद रखना है। फिर इन जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये हमारा क्या है, उत्तर मेरू है, इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट की बात की जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, तो पूरा डिटेल बताते हैं कि किस तरीके से सभा ऑर्गेनाइज की गई थी, जो सभा में कैसे सेपरेट कमेटी होती हैं, कैसे वो इरिगेशन वर्क को देखती हैं, कैसे गार्डन के, टेम्पल के, ठीक है, किस तरीके से लोग उसमें एलिजिबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक स्मॉल टिकट बना लेते हैं पाम लीफ की, और एक मतलब कि घड़े में डाल देते हैं, और एक बच्चे को बुला लेते हैं और उसमें उठा लेते हैं उस टिकट से, ठीक, उसे वो क्या है कि मेंबर डिसाइड कर लेते हैं कि ये हेड ये पर्सन बनेगा। तो ये एक तरीका होता है, इसमें पहले में ये दिया हुआ, ठीक है।
फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शंस का एग्जांपल दिया गया किस तरीके से इंस्क्रिप्शन है कि जो मतलब कि मेंबर कैसा होगा सभा का, ठीक है। सभा का जो मेंबर होगा उसके लिए क्या है कि क्या होगा, ऑल दोस हु विश टू बिकम मेंबर, कि जो भी सभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो वो क्या होंगे कि उनकी ओनर ऑफ लैंड, उनके पास लैंड अपनी खुद की होनी चाहिए। जिनके पास ज़्यादा लैंड होगी तो वो ओनर बन सकेगा, ठीक है। और उनके पास खुद के घर होने चाहिए, उनकी एज 35 से 70 ईयर्स तक की होनी चाहिए, उनको पूरे वेदास की नॉलेज होनी चाहिए, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का पता होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए कैसे चलाते हैं गवर्नमेंट, है ना। इफ एनीवन हैज बीन ए मेंबर ऑफ एनी, अगर मान लो किसी 3 सालों से कोई भी मेंबर बना हुआ किसी कमेटी का, है ना, तो वो उसको मेंबर नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी 3 सालों से बना हुआ है। तो एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड लाइफ ऑफ हिज अकाउंट एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन में मतलब कि कोई किसी का भी जो रिलेटिव होगा, जैसे कोई हेड है, उसको नहीं अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो पूरी डिटेल देनी होती है। तो वाई इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट, तो हमें किंग के इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि किस तरीके से पावरफुल मैन होते हैं। तो ये बता रखा है कि 12th सेंचुरी के जो तमिल वर्क का ये बता रखा है कि किस तरीके से उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये हमारा लास्ट में क्या देखा है, जो चाइना अंडर द जो मतलब कि चाइना के बारे में बताया जो टैंग डायनेस्टी के अंडर है, ठीक है। चाइना में क्या होता है, जो एम्पायर है वो एस्टेब्लिश किया गया था, टंग डायनेस्टी है, ठीक है, जो हमेशा रिमेंबर 300 ईयर्स तक रहती है। तो इतना बहुत है, सफिशिएंट है। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गई, लेकिन मैंने अपने पूरे एफर्ट लगाए हैं आपको समझाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है आप वीडियो को दोबारा सुने, एक बार खुद रीडिंग करके देखें तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो एक मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो बाय बाय।